हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी कसना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आ रहे हैं और वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान का अफवाह तंत्र बोल दीजिए या राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां, तो अफवाह तंत्र टॉपिक में अपन पढ़ेंगे नदियां, राजस्थान की नदियां। और नदियां बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नदियों के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक ज्योग्राफी के इंटरलिंक है और वो टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप नदियां चैप्टर पढ़ते हो तो नदियों के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं कि नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, नदी पर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, जैसे गिलुन सभ्यता कौन से नदी के किनारे हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ नदी कौन कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है या राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, नदियों पे कौन कौन से त्रिवेणी संगम हैं, नदियों पे कौन कौन से त्रिवेणी संगम, राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं। साथ ही साथ नदियों के किनारे जो दुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं जल दुर्ग। नदियों के किनारे जो दुर्ग होते हैं उन्हें जल दुर्ग, ठीक है। तो जल दुर्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि नदियों को रोक के बांध बनाया जाता है और बांध से सिंचाई का और पेयजल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी सिंचाई परियोजना है, जैसे माई पढ़ोगे तो माई से परियोजना पढ़ोगे, चंबल पढ़ोगे तो चंबल परियोजना पढ़ोगे, ठीक है। तो नदियों के साथ अपन सिंचाई परियोजना टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ यहां पे नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किसी भी नदी का उद्गम कहां से होता है और ये अपना जल विसर्जन कहां करती है। इतने सारे एंगल से अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नदी एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक इंटरलिंक होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक आपस में लिंक होते हैं और आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आजकल नदियों के सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके इंटरलिंकिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे नदी को लिंक कर दिया बांध से, ठीक है, कि कौन से नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जैसे आपसे पूछा जाता है माई बजाज सागर बांध कहां है, कागदी पिक्कप बांध किस नदी पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या जलप्रपात, कोई सा भी जलप्रपात का नाम देके पूछेंगे वो किस नदी पर है, मैनाल जलप्रपात किस नदी पर है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। सभ्यता, जैसे गिलुन सभ्यता किस नदी के किनारे है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछे गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे, तो सभ्यताओं के क्वेश्चन भी नदियों से लिंक होते हैं। अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, जैसे आपसे पूछ लिया कि दर्रा अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, या आपसे पूछ लिया इसी प्रकार आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां गुजरती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब तक आपको पैटर्न पता नहीं होगा तब तक आप इंटरलिंक वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और आजकल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। बाद में ये क्वेश्चन आता है कौन से शहर के कौन सी नदी के किनारे, जैसे नाथद्वारा किस नदी के किनारे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि नाथद्वारा किस नदी के किनारे। नदी पर त्रिवेणी संगम बनते हैं, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम है। पिछले पटवार में पूछा भी गया था कि कौन सा त्रिवेणी संगम कहां का होता है और कौन कौन से नदियां मिलती है। साथ में जल दुर्ग, नदियों के किनारे जो दुर्ग होते हैं उन्हें जल दुर्ग। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग की बात की गई, इनमें से एक है जल दुर्ग, जिन्हें औदक दुर्ग भी कहा जाता है। और नदियों के साथ अपनी सिंचाई परियोजना, ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब नदियां पढ़ोगे तो नदियों की सहायक नदियां, यहां से क्वेश्चन बनता है कौन किसकी सहायक नदी है, या पूछ लेंगे माई की सहायक नदी कौन सी है या नहीं, चंबल की सहायक नदी कौन सी है या नहीं, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं। नदी का उद्गम और नदी का विसर्जन, नदी का उद्गम कहां से होता है, किस पहाड़ी से होता है, किस पर्वत से होता है या किस झील से होता है। साथ ही नदी कितने जिलों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, और नदी अपना जल विसर्जन कहां करती है, अरब सागर में करती है, बंगाल खाड़ी में करती है या आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस सारे पैटर्नों को लेकर अपन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और वो चैप्टर है राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी नदियां। मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है।
तो आज अपन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी नदियां, और नदियों को इतने एंगल से पढ़ेंगे तब जाके आपका नदियों का टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी पैटर्न पे चलते हैं नदियों की ओर। तो देखिए, जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। देखिए, यह आपका प्यारा सा राज्य है राजस्थान। और बात करें राजस्थान से कुछ नदियां हैं जो अपना जल लेकर कहां जाती है, अरब सागर की ओर। राजस्थान से कुछ नदियां अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर की ओर। उन्हें ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है उन्हें अरब प्रवाह की नदियां बोलते हैं। अरब अफवाह तंत्र या अरब प्रवाह की नदियां बोलते हैं। कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, और जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है उन्हें बंगाल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल सागर और महासागर में नहीं ले जाती। नहीं तो सागर यानी अपन बोल सकते हैं कि हिंद महासागर हो गया या आप अरब सागर हो गया, सागर और महासागर में नहीं ले जाती है, बल्कि अंदर ही मरुस्थल में या झील में विलुप्त हो जाती है। अंदर ही कहीं मरुस्थल में या किसी झील में, जैसे सांबर झील हो गई, मरुस्थल या किसी झील में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उन नदियों को बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, अरब प्रवाह की नदियां कहलाती है। ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बंगाल प्रवाह की नदियां कहलाती है। और ऐसी नदियां जो जल अपना किसी सागर और महासागर में नहीं ले जाती है और कहीं अंदर ही मरुस्थल और झीलों में विलुप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि मान लें राजस्थान में टोटल 100% अफवाह तंत्र है, राजस्थान का यदि 100% अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र क्या होता है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। मान लीजिए राजस्थान में टोटल 100% अफवाह तंत्र है, तो 100% में से 60% आंतरिक अफवाह है। 60% किस प्रवाह की नदियां हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं या आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। 23% अरब सागर, 23% अरब प्रवाह की नदियां हैं, और यदि बात करें 17% बंगाल प्रवाह की नदियां हैं। तो जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अभी जो आपका आरएस मेंस 2018 हुआ था उसमें जल आपको था नदियों का प्रवाह तंत्र या नदियों के अफवाह प्रणाली के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन 100 वर्ड्स में पूछा गया था। और आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ राजस्थान की नदी प्रणाली को समझाइए। तो राजस्थान में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इनमें से यदि 100% माने तो 60% आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है, 23% अरब सागर प्रवाह की नदियां और 17% बंगाल प्रवाह की नदियां। तो जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरब सागर प्रवाह वाली नदियां, यानी ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है उन्हें अरब सागर प्रवाह की नदियां कहा जाता है। और सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं अरब सागर प्रवाह की नदियां। तो देखिए, राजस्थान से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। तो राजस्थान से अरब सागर में जल ले जाने वाली 4 मुख्य नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, 4 नदियां हैं। यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। उसके बाद यहां पे मिलेगा आपको पश्चिमी बनास। बनास नहीं है, यह पश्चिमी बनास है। बनास नदी वो राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से। यह पश्चिमी बनास है, सिरोही से निकलती है, यह पश्चिमी बनास नदी है। उसके बाद आपको जो नदी मिलेगी तीसरी नदी वो साबरमती। कौन सी मिलेगी, साबरमती नदी। और चौथी मिलेगी आपको जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में पुनः प्रवाहित हो जाती है या उल्टे यू आकार की बहती है, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। ये 4 नदियां ऐसी है जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। और ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है उन्हें अरब प्रवाह की नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब प्रवाह की नदियां। तो हम सबसे पहले अरब प्रवाह की नदियां पढ़ रहे हैं। और अरब प्रवाह में नदियों में आपसे पूछे मुख्य रूप से कितनी नदियां हैं, 4। पहली कौन सी, लूणी नदी। दूसरी कौन सी, पश्चिमी बनास नदी। तीसरी कौन सी,
साबरमती नदी और चौथी कौन सी, माही। ये चार मुख्य नदियां हैं, बाकी इनकी सहायक नदियां हैं, बाकी इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये चार नदियां ऐसी है जो अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है, इसलिए इन्हें अरब प्रवाह की नदियां कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी अरब सागर प्रवाह की नदी नहीं है, कौन सी अरब सागर प्रवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन आ जाएगा लूणी नदी, दूसरा माही नदी, तीसरा बनास नदी और चौथा साबरमती नदी। तब आपका आंसर होगा बनास नदी। कौन सा होगा, बनास, क्योंकि बनास नदी कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और यहां से निकलने के बाद बनास मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो बनास चंबल में, चंबल यमुना, यमुना गंगा और गंगा बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब बनास का पानी कहां पहुंच गया, बंगाल की खाड़ी में, सहायक नदियों के माध्यम से। इसका मतलब बनास नदी जो खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, चंबल की सहायक नदी, चंबल यमुना और गंगा होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है, इसलिए यह बंगाल प्रवाह की नदी है, यह अरब सागर प्रवाह की नदी नहीं है। यदि बनास की जगह क्या आ जाता, पश्चिमी बनास आ जाता, तो पश्चिम बनास नदी तो सिरोही से निकलती है, नया सनवाड़ा सिरोही से, और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तो राजस्थान की चार मुख्य नदियां जो अरब सागर प्रवाह की है, लूणी नदी गिरती है कच्छ के रन में, कच्छ के रन में। पश्चिम बनास नदी गिरती है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। साबरमती और माही नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। आपने भारत का मैप देखा होगा, भारत के मैप में इस प्रकार आपको मिलेगा, यहां पे बना देता हूं मैं हल्का सा, देखिए यहां तो है कच्छ का रन, ये तो कच्छ का रन, यहां पे खाड़ी मिलेगी कच्छ की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और इधर मिलेगी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो कच्छ का रन में कौन सी गिरती है, लूणी। कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती है, पश्चिम बनास नदी। एटलस सामने रख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और खंबात की खाड़ी इसमें गिरती है साबरमती और माही। तो प्रॉपर पता होना चाहिए कहां कहां गिरती है, और इन चारों को बोलते हैं अरब सागर प्रवाह की नदियां। और इनमें से आज सबसे पहले अपन जो नदी पढ़ेंगे वो नदी पढ़ेंगे माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। तो आज अपन जो नदी डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी माही नदी। तो अपन जो अब जो नदी स्टार्ट करेंगे वो मुख्य नदी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो आपकी नदी है माही नदी। देखिए माही नदी के बारे में यदि बात करें तो राजस्थान में दो ही ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती है, जो वर्ष भर बहती है, इन्हें वर्षवाहिनी या सदानीरा कहा जाता है, वो माही नदी और चंबल नदी है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले माही नदी। तो देखिए किसी भी नदी के उपनाम कौन कौन से होते हैं, तो माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो माही नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं वांगड़ की गंगा। किस नाम से जानते हैं, वांगड़ की गंगा, वांगड़ की गंगा। या इसी का एक और उपनाम है कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। या और किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। या और किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो ये उपनाम है। तो किसी भी नदी के उपनाम आपको याद होने चाहिए, किन किन नामों से जाना जाता है। तो यदि बात करें माही नदी को, तो माही नदी को उपनाम क्या क्या है, तो माही नदी को
वागड़ की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह राजस्थान है और राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इस क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं और यहां पे जो नदी बहेगी उस नदी का नाम है माई, इसलिए इसे बोलते हैं वागड़ की गंगा। वागड़ का वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और वहां पर जो नदी बहती माई, इसलिए इसे बोलते हैं वागड़ की गंगा। अब देखिए इसका एक और नाम है कांठल की गंगा। आपको पता प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांटलिया। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांटलिया, इसलिए इसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा, क्यों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति के लोग रहते हैं, भील डामोर, ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और इसकी तुलना भारत की किस नदी से की गई है? भारत में एक नदी बहती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी बहती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, झारखंड में बहती है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहती है। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक हुंडेरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? हुंडेरू जलप्रपात भी है स्वर्ण रेखा नदी पर। अब आपसे पूछा जाता है स्वर्ण रेखा नदी भारत में बहती है, कहां बहती है? भारत में, लेकिन माही नदी की तुलना किससे की गई है? स्वर्ण रेखा नदी से की गई है, क्योंकि माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की क्या बोलते हैं? स्वर्ण रेखा। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी बहती है, तो ये राजस्थान का कौन सा भाग हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? दक्षिणी भाग, इसलिए इसे बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। तो ये इसके क्या हो गए बताओ? उपनाम हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, माही नदी। देखिए हमने अभी कहा था ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में हमने देखा था कि राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा लगाते हैं। राजस्थान के 10 जिले किसे लगाते हैं? एमपी से सीमा लगाते हैं, एमपी से। ठीक है, अब यहां पे एक जिला बांसवाड़ा, कौन सा बताओ? बांसवाड़ा, राजस्थान का दक्षिणतम जिला इधर ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इधर गुजरात से भी लगाता है। किससे लगाता है? गुजरात से। बांसवाड़ा किससे? राजस्थान के 6 जिले गुजरात से भी सीमा लगाते हैं, तो बांसवाड़ा कॉमन है। बांसवाड़ा इधर गुजरात से भी लगाता है, इधर एमपी से भी लगाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के जस्ट नीचे, बांसवाड़ा के जस्ट नीचे इधर एमपी है, क्यों? बांसवाड़ा एमपी से भी लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। तो अब ये चीजें समझ में आएगी आपको कि नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखिए एक आपको इमेज ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए। माही नदी की इसके बाहर कोई भी फैक्ट नहीं होगा, सारी चीजें मैं आपको कंक्लूजन के रूप में यहां लेके आया हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम मिलेगी ज्योग्राफी में। तो देख लेते हैं अपन माही नदी के बारे में। तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये राजस्थान है आपका, ये ऊपर वाला भाग राजस्थान है, ये राजस्थान है, ऊपर वाला राजस्थान, नीचे वाला एमपी, और ये नीचे वाला एमपी है और ऊपर वाला क्या है? राजस्थान है। अब देखिए राजस्थान के दक्षिण में 2 जिले हैं, राजस्थान के दक्षिण में 2 जिले हैं। एक जिले का नाम है बांसवाड़ा जिला, एक जिले का नाम क्या हो गया? बांसवाड़ा जिला, और एक जिले का नाम हो गया आपका डूंगरपुर। राजस्थान के में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इधर एक जिला आता आपका प्रतापगढ़, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इधर बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, और ये कौन सा हो गया आपका? प्रतापगढ़। अब देखिए बांसवाड़ा की यदि बात करें तो बांसवाड़ा एमपी से भी और सीमा लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं एमपी। एमपी का एक जिला धार, एमपी राज्य हो गया, इसका जिला है धार जिला। कौन सा जिला? एमपी राज्य का कौन सा जिला है? धार जिला, और उसका गांव है सरदारपुरा गांव। कौन सा गांव है बताओ? सरदारपुरा गांव। तो एमपी के धार जिले के सरदारपुरा गांव में एक झील है, उस झील का नाम है महंद झील। कौन सी झील है बताओ? उस झील का नाम है महंद झील। और वहां पर पहाड़ियां हैं, उन्हें बोलते हैं अमरोरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ? अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां। और एमपी में जो पर्वत है वो सबको पता है, वो है विंध्याचल पर्वत। एमपी में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है बताओ? विंध्याचल पर्वत। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो सुन लीजिए कि बताओ माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो माही नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो आपका आंसर होगा महंद झील से होता है। किस झील से होता है? महंद झील से होता है। दूसरा क्वेश्चन, अब आपसे पूछेंगे किस पहाड़ियों से होता है? तो अमरोरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों से? अमरोरू की पहाड़ियों से।
और कौन से पर्वत से होता है? पहाड़ियां पर्वत का भाग होती है, तो कौन से पर्वत से होता है? विंध्याचल पर्वत से होता है, ठीक है। और किस राज्य से होता है? तो एमपी राज्य के धार जिले के सरदारपुरा गांव से होता है, ठीक है। तो अब याद कैसे रखोगे इसको, ठीक है, कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, ठीक है, माही नदी का। तो माही नाम की एक लड़की थी, किस नाम की? माही नाम की एक लड़की थी जिसने सरदार के नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचा रखी थी, ठीक है। माही नाम की एक लड़की थी जिसने सरदार के नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचा रखी थी। तो पहला क्वेश्चन, माही नाम की लड़की थी जिसने मेहंदी रचा रखी थी। मेहंदी से याद रखना मेहंद झील, मेहंदी से याद रखना मेहंद झील। तो माही नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो आंसर होगा मेहंद झील से होता है। लेकिन पूछे किस पहाड़ी से होता है? तो अमर हो गया था वो, तो अमरोरू की पहाड़ियों से होता है। किस पर्वत से होता है? विंध्याचल पर्वत से होता है। और किस राज्य से होता है? तो एमपी से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? माही नदी का। एमपी के धार जिले के सरदारपुरा गांव से होता है। अब यहां से नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या बताओ? माही नदी। यहां से जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है? माही नदी। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आंसर होगा मेहंद झील से। कौन सी झील से? मेहंद झील से। अब देखिए ये माही नदी, ये इस नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी अपने उद्गम स्थान से किस दिशा में बह रही है? तो देखिए उद्गम से किस दिशा में बह रही है? उत्तर दिशा में बह रही है। उद्गम से किस दिशा में बह रही है? उत्तर दिशा में। तो माही नदी अपने उद्गम से किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। लेकिन राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ये राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। तो राजस्थान में कौन से भाग से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। किस जिले से करती है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण में है। बांसवाड़ा राजस्थान के कहां है? दक्षिण में है। तो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के भी किस गांव से प्रवेश करती है? तो खांडू ग्राम से। कौन से ग्राम से? खांडू ग्राम से। और वही खांडू ग्राम है, इस खांडू ग्राम के एक व्यक्ति हुए थे, बहुत बड़ी आपको पता है शख्सियत हुई थी, जो लगातार 10 बार विधायक रहे थे और उनमें से 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, ठीक है। जो कह सकते हैं कि एक हाथ वाले मुख्यमंत्री थे, एक हाथ उनका कटा हुआ था, दिव्यांग कह सकते हैं या विकलांग मुख्यमंत्री थे। एक हाथ वाले मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी जो लगातार पहली विधानसभा चुनाव से लेकर जब तक जीवित रहे, लगातार क्या बने थे? लगातार एमएलए रहे थे। और उनमें से 3 बार विधायक रहे, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। वो किस गांव के थे? खांडू ग्राम के थे। कौन? हरिदेव जोशी, जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नदी भी कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में खांडू ग्राम से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? खांडू ग्राम से प्रवेश करती है। अब देखिए माही नदी एमपी से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से। कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। और कौन से गांव से? बांसवाड़ा के खांडू ग्राम से यह प्रवेश करती है। और खांडू ग्राम का जो संबंधित थे वो थे हरिदेव जोशी, उनका संबंध भी खांडू ग्राम से था। जब ये बांसवाड़ा में आती है, तो बांसवाड़ा में जब ये आती है तो इन पे इस पे एक बांध बना होता है। उस बांध का नाम है, क्यों नदी है, नदी के जल को रोककर बांध बनाया जाता है, ठीक है। और उस बांध का उपयोग पेयजल और सिंचाई के पर्पज से भी किया जाता है। तो माही नदी पर पहला जो बांध बना हुआ है उसका नाम ही है माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध। तो माही नदी पर पहला जो बांध बना हुआ है, माही नदी पर एमपी में कोई बांध नहीं है। एमपी के बाद जब ये राजस्थान में आती है बांसवाड़ा जिले में, तो इसमें जो पहला बांध बना हुआ है उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध, ठीक है, किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और किस नदी पर है? माही नदी पर। तो अब देख लेते हैं माही बजाज सागर बांध से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए माही बजाज सागर बांध से कौन कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माही बजाज सागर बांध, इससे रिलेटेड जो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, माही बजाज सागर बांध से आपसे रिलेटेड जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो नाम से ही पता चल रहा है माही नदी पर है। किस नदी पर है बताओ? माही नदी पर बना हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपका जो बन सकता है, माही बजाज सागर बांध
ये कहां है? बांसवाड़ा में तो है, लेकिन आजकल प्रॉपर स्थान पूछते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया माई बजाज सागर बांध कहां है। ठीक है, तो ये लोहारिया ग्राम में, गांव का नाम क्या है? लोहारिया। लेकिन आपसे गांव नहीं पूछे तो तहसील पूछे तो बोरखेड़ा। कौन सी बताओ? बोरखेड़ा। ये ध्यान रखना, विशेषकर एग्जाम पूछा जाता है बोरखेड़ा। और ये कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो यहां से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माई बजाज सागर बांध कहां है, तो आंसर होगा बोरखेड़ा ग्राम में। किस गांव में बताओ? बोरखेड़ा। ठीक है, और प्रॉपर पूछे तो लोहारिया ग्राम। कौन सा ग्राम है बताओ? लोहारिया ग्राम। ठीक है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। तो या तो लोहारिया ऑप्शन में आएगा या बोरखेड़ा आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, लोहारिया ग्राम, बोरखेड़ा तहसील, बांसवाड़ा। तो आपसे पूछा जाता है, ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि माई बजाज सागर बांध कहां है, तो बोरखेड़ा में। और बोरखेड़ा नहीं पूछे तो क्या पूछ सकते हैं? जिला पूछे तो बांसवाड़ा में। कहां है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, माई बजाज सागर बांध का नाम बजाज सागर क्यों रखा? बजाज सागर क्यों रखा? तो माई तो नदी हो गई, माई तो क्या हो गई? नदी। तो फिर बजाज सागर क्यों रखा? तो जमनालाल बजाज, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज के नाम पर, जमनालाल बजाज के नाम पर नामकरण किया गया। जमनालाल बजाज के नाम पर नामकरण किया गया। तो इन जो माई बजाज सागर बांध का नाम बजाज सागर क्यों रखा? तो जमनालाल बजाज के नाम पर, जिन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र भी कहा जाता है, उसके नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया। अब जो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इस बांध का निर्माण का नाम है माई बजाज सागर बांध। तो इसके बांध के लिए जो आप समझौता हुआ था 1966 में। कब समझौता हुआ था? 1966 में। लेकिन आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो माई बजाज सागर बांध है, ठीक है, इसके निर्माण की स्वीकृति, यानी इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1971 में निर्माण कार्य प्रारंभ। क्योंकि हम बांध पढ़ रहे हैं, बांध की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बांध का नाम है माई बजाज सागर बांध। तो निर्माण इस बांध का बनाने का काम कब शुरू हो गया था? तो 1971 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। लेकिन ये निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ? तो 1983 में पूर्ण हुआ। यानी लगभग इसको बनने में कितने साल लगे? 12 साल लग गए। 1971 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1983 में इसका निर्माण कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया था। अब जो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि माई बजाज सागर बांध, इससे सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ये आप बताए। तो माई बजाज सागर बांध जो बांध है, ठीक है, उससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। कितने राज्य? 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। 2 राज्य कौन कौन से होते हैं? एक तो राजस्थान होता है और एक गुजरात होता है। राजस्थान और गुजरात। एमपी, माई नदी 3 राज्यों में बहती है। माई नदी 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। माई नदी, लेकिन माई बजाज सागर बांध से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो उससे 2 ही राज्य लाभान्वित होते हैं, एक तो राजस्थान और एक गुजरात लाभान्वित होता है। अब आप समझेंगे राजस्थान के कितने जिले होते हैं? तो राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला इससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होता है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों में से भी पूछ ले कि माई बजाज सागर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बांसवाड़ा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। कौन सा होता है? बांसवाड़ा। आगे देखें, माई बजाज सागर की बांध की बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, उस बांध का नाम क्या है? तो आंसर होगा माई बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जिसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आंसर होगा आपका माई बजाज सागर बांध। कौन सा बताओ? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, राजस्थान का। कितने किलोमीटर लंबा है? तो 3106 मीटर। और किलोमीटर 3106 मीटर में है, तो किलोमीटर कितना हो गया? लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितना? 3 किलोमीटर लंबा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। और यदि बात करें माही बजाज सागर, राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर चित्तौड़ में बना हुआ है। लेकिन राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का
दूसरा सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध, जल भराव क्षमता वाला बांध। तो राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तब आपका आंसर होगा माही बजाज सागर। सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला तो राणा प्रताप सागर, लेकिन दूसरा सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तब आपका आंसर होगा माही बजाज सागर बांध। अब देखिए आदिवासी क्षेत्र का आपसे पूछा सकता है, आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी का डूंगरपुर और बांसवाड़ा, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको तो आंसर होगा माही बजाज सागर बांध। आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध, यह आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। या बोल सकते हैं दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र, यानी दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान का भी सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर होगा माही बजाज सागर। कौन सा होगा बताओ? माही बजाज सागर। अब देखिए हमने कहा कि माही बजाज सागर बांध, ठीक है, ये एक बांध है और इसी के नाम पर माही नदी के नाम पर एक परियोजना भी है, उसे बोलते हैं माही परियोजना। क्या बोलते हैं? माही परियोजना। अभी नदी नहीं पड़ी है, हमने तो माही नदी पर पहला बांध आया था माही बजाज सागर बांध, उस बांध को यहां पर डिस्कस किया है कि माही बजाज सागर बांध के कौन कौन से पॉइंट है। तो हमने देख लीजिए डिस्कस किया है कि माही बजाज सागर के बारे में क्या क्या फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो पहला आंसर होगा माही नदी पर है। किस नदी पे है? माही नदी पर है। किस गांव में है? लोहारिया ग्राम में है। और तहसील पूछे तो बोरखेड़ा तहसील, और जिला पूछे तो बांसवाड़ा में है। ठीक है, बजाज नाम क्यों रखा? माही तो नदी हो गई, बजाज नाम क्यों रखा? तो जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम रखा गया माही बजाज सागर बांध। ठीक है, जिन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्ण कब हुआ बताओ? 1983 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इससे कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो दो राज्य होते हैं, राजस्थान और गुजरात लाभान्वित होते हैं। राजस्थान के कितने जिले होते हैं? दो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा जिला होता है? तो बांसवाड़ा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। उसके बाद राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो भी आंसर क्या होगा? माही बजाज सागर बांध है। जल भराव की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध है। और यह आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। आदिवासी क्षेत्र का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। हम देख रहे थे माही नदी पर जो पहला बांध है उस बांध का नाम क्या हो गया? माही बजाज सागर बांध। अब माही नदी जब आगे बहती है, माही नदी जब यहां से आगे प्रवाहित होती है तो बांसवाड़ा में पहला बांध तो हो गया माही बजाज सागर बांध, लेकिन थोड़ी सी और आगे जाती है तो माही नदी पर बांसवाड़ा में दूसरा बांध आता है और उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। यानी माही नदी पर बांसवाड़ा में दो बांध बने। पहला बांध तो कौन सा हो गया? माही बजाज सागर बांध, और दूसरा बांध बांसवाड़ा में ही है, उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। तो माही नदी पर जो दूसरा बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। तो अब जान लेते हैं कागदी पिकअप बांध के बारे में। कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध क्या होता है? जैसे आपने कभी पढ़ा होगा नांगलिया पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ये पिकअप बांध क्या होते हैं? जिनमें पानी को लिफ्ट करने की या ऊपर चढ़ाने की फैसिलिटी होती है, उसे पिकअप बांध कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कागदी पिकअप बांध की। तो कागदी पिकअप बांध कहां है? बांसवाड़ा में है। कहां है बताओ? बांसवाड़ा में है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। बांध नदी के पानी को रोक के बनाया जाता है, तो ये माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर है। इस कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें निकाली गई है? मान लीजिए ये माही नदी पर है, ये मैं इधर बना रहा हूं आपका, ये आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। और इस माही नदी पर यह बांध बनाया गया, इसका नाम है कागदी पिकअप बांध। यह बांध बनाया गया, इसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी बांध बनाया गया है, यह बांध हो गया कागदी बांध। यह नदी कौन सी आपकी? माही नदी है। माही नदी पर कागदी बांध बनाया गया। इससे दो नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई है? इस बांध से आपको पता है नदी पर बांध बनाया जाता है, बांध से नहरें निकाली जाती है पेयजल और सिंचाई के लिए। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कागदी पिकअप बांध हो गया और यहां से जो नहर निकाली गई है, ठीक है, ये नहर है। ठीक है, इस नहर का नाम क्या है? तो इस नहर का नाम है भीखाभाई सांगवाड़ा नहर। भीखाभाई सांगवाड़ा नहर। सांगवाड़ा नहर। और इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर।
कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर लाभान्वित होता है। तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में लिखा होता है सिंचाई परियोजना, आपके सिलेबस में लिखा होता है सिंचाई परियोजना। और सिंचाई परियोजना में जो मुख्य सिंचाई परियोजना, छोटी छोटी मुख्य सिंचाई परियोजना होती है, मध्यम सिंचाई या लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना में एक सिंचाई परियोजना आएगी भीखाबाई सांगवाड़ा नहर। तो भीखाबाई सांगवाड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है? तो यह नहर कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है। ठीक है, किस जिले से निकाली गई है? तो कागदी पिकअप बांध कहां है बताओ? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से निकाली गई है, कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है। बांसवाड़ा के बाद ये कहां जाती है? डूंगरपुर में आ जाती है। और डूंगरपुर की कौन सी तहसील लाभान्वित होती है? तो डूंगरपुर की सांगवाड़ा तहसील लाभान्वित होती है। तो भीखाबाई सांगवाड़ा नहर को, ये जो नहर है कहां से निकाली गई है? बांसवाड़ा के कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है। ठीक है, और इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो डूंगरपुर लाभान्वित होता है। कौन सी तहसील? सांगवाड़ा तहसील। इससे एक और नहर निकाली गई, उसका नाम है आनंदपुरी नहर। कौन सी नहर? आनंदपुरी नहर। आनंद पूरा पूरा उठाना चाहिए, आनंदपुरी नहर। और आनंदपुरी नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। तो कागदी पिकअप बांध जो माही नदी पर बना है, इससे दो नहरें निकाली गई है, एक भीखाबाई सांगवाड़ा नहर और एक आनंदपुरी नहर। ऐसे डूंगरपुर लाभान्वित होता है और एक से बांसवाड़ा लाभान्वित होता है। यह आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब अपना आगे पढ़ेंगे। हमने अभी तक माही नदी के बारे में देखा है कि माही नदी का उद्गम महन झील से होता है। और महन झील कहां पड़ती है? एमपी में, ये हमने देख लिया। उसके बाद माही नदी, राजस्थान के ये दो जिले हैं, ये आपका बांसवाड़ा है और ये आपका डूंगरपुर है। तो माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और कौन से ग्राम से? खांडू ग्राम से। उसके बाद हमने देखा माही नदी जब आगे बांसवाड़ा जिले में आती है तो इसमें पहला बांध आता है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। इसके बारे में अपने डिटेल से अध्ययन कर लिया। उसके बाद माही नदी जब आगे बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है तो एक और बांध आता है, उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। इसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे बांसवाड़ा में एक शहर है, क्योंकि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है यह पूछा जाता है, और उस शहर का नाम है पीपलखूट। कौन सा बताओ? पीपलखूट शहर। तो क्वेश्चन है बताओ पीपलखूट शहर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा माही नदी के किनारे है। और किस जिले में है? बांसवाड़ा में। यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आदिवासियों का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो माही बजाज सागर बांध को आदिवासियों का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। आदिवासियों का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? तो माही बजाज सागर बांध को कहा जाता है। माही नदी पर दो बांध हो गए, पहला माही बजाज सागर बांध और दूसरा कौन सा हो गया आपका? कागदी पिकअप बांध है। अब देखिए, माही नदी जब आगे बढ़ती है तो ये ऊपर बांसवाड़ा के ऊपर जो जिला पड़ता है वो है प्रतापगढ़। कौन सा बताओ? प्रतापगढ़। तो देखिए, जब माही नदी आगे प्रवाहित होती है तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की क्या बनाती है? सीमा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की क्या बनाती है? सीमा। बांसवाड़ा, ये तो हो गया बांसवाड़ा और ये हो गया आपका प्रतापगढ़, इसकी सीमा बनाती है। और माही नदी जहां पर बहती है उसे बोलते हैं छप्पन बेसिन। क्या बोलते हैं? छप्पन बेसिन। क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, उसे बोलते हैं 56 का मैदान। कौन सा मैदान बताओ? 56 का मैदान। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? 56 का मैदान किन दो जिलों के मध्य है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, लेकिन 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। अब 56 के मैदान को 56 बेसिन भी बोलते हैं। देखिए, नदी जहां पर बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं बेसिन। तो 56 बेसिन किस नदी के किनारे स्थित है, या 56 बेसिन का संबंध किस नदी से है? तो माही नदी से है। 56 बेसिन की आपसे पूछेंगे 56 बेसिन किस नदी तंत्र में आता है? तो माही अफवाह तंत्र या माही नदी तंत्र में आता है। ठीक है, या आपसे पूछेंगे 56 के मैदान से कौन, आपसे पूछे 56 के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है? तो माही नदी गुजरती है। कौन सी गुजरती है? माही नदी गुजरती है। अब देखिए, जहां पर 56 का मैदान है, इस मैदान में महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और महुआ के वृक्ष पर उड़न गिलेरी निवास करती है। उड़न गिलेरी। और उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अब देखिए, 56 का मैदान,
56 के मैदान में महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं तो वहां महुआ के वृक्ष के फूल लगते हैं। ठीक है, महुआ के क्या लगते हैं? फूल। और महुआ के फूल से आपको तो एक देसी शराब बनाई जाती है, उसे आदिवासी लोग मावड़ी कहा जाता है। आदिवासी लोगों के द्वारा महुआ के पुष्प से जो देसी शराब बनाई जाती है उसे मावड़ी कहा जाता है। और महुआ के वृक्ष किस मैदान में है? 56 के मैदान में, इसलिए इसे पुष्प प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसे क्या कहा जाता है? पुष्प प्रदेश भी कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 56 के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है? तो माही नदी गुजरती है, क्यों? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर एक और मैदान है, कांठल का मैदान। कौन सा मैदान? कांठल का मैदान। तो कांठल का मैदान से कौन सी नदी गुजरती है? माही नदी। 56 के मैदान से भी कौन सी नदी गुजरती है? माही नदी। आपको तो मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से होता है। तो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। और दोनों से कौन सी नदी गुजरती है? माही नदी गुजरती है। अब देखिए जब ये माही नदी यहां से अब वापस आती है डूंगरपुर में, कहां थी बताओ? डूंगरपुर में। देखिए माही नदी राजस्थान में ये दक्षिण से प्रवेश कर रही है। पहले ये आपको पता है दक्षिण से प्रवेश कर रही है बांसवाड़ा जिले से। दक्षिण से प्रवेश करने के बाद ये आपको पता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। तो बांसवाड़ा और ये बांसवाड़ा जिला हो गया रे डूंगरपुर, इनकी सीमा कौन सी नदी बनाती है? माही नदी बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। अब माही नदी ये कौन से जिले में आ गई? डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में आ गई? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में जब माही नदी आती है तो इसके किनारे एक शहर है, उसका नाम है गलियाकोट शहर। कौन सा शहर? गलियाकोट शहर। तो ये विशेष का ध्यान रखें, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ गलियाकोट शहर किस नदी के किनारे है? गलियाकोट के बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहले तो ये बताओ गलियाकोट कहां है? तो गलियाकोट राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में है। दूसरा क्वेश्चन, गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो माही नदी के किनारे है। डूंगरपुर में माही नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो ये माही नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन, गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या लगता है? उर्स लगता है। तो यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि गलियाकोट डूंगरपुर आपसे थे, यहां संत फकरुद्दीन की मजार है। संत फकरुद्दीन की मजार। तो संत फकरुद्दीन की मजार भी कहां है बताओ? गलियाकोट में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका लास्ट जो आपका बनता है वो बनता है गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर ये कौन सा उद्योग होता है? तो बच्चों के खेलने के लिए यहां पर खिलौने बनाए जाते हैं और खेलने को बोलते हैं रमने। गांव में बोलते हैं बच्चा कहां गया है? रमने गया है, यानी खेलने गया है। तो बच्चों के रमने के लिए यहां पर खिलौने बनाए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रमकड़ा उद्योग। तो रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गलियाकोट। और आपसे पूछेंगे रमकड़ा उद्योग में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो घिया पत्थर या इसे बोलते हैं सॉप स्टोन। घिया पत्थर या सॉप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो रमकड़ा उद्योग में कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता है? घिया पत्थर या सॉप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। और रमकड़ा उद्योग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खिलाने के लिए, खेलने के लिए खिलौने बनाए जाते हैं, इसलिए इसे बोलता है रमकड़ा उद्योग। तो गलियाकोट के बारे में जान लीजिए। पहला क्वेश्चन, गलियाकोट किस जिले में है? डूंगरपुर में। किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। 3 फैक्ट याद रखना है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। दूसरा फैक्ट, संत फकरुद्दीन की मजार है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गलियाकोट प्रसिद्ध है। और इसमें कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता है? सॉप स्टोन या घिया पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा माही नदी को, गलियाकोट तक पढ़ लिया। अब देखिए माही नदी आगे बढ़ती है और माही नदी डूंगरपुर में जब आगे बढ़ती है तो यहां पर एक धाम आती है बेणेश्वर धाम, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है। क्या होता है बताओ? त्रिवेणी संगम होता है। और यहां पर 3 नदियां मिलती है। कितनी नदियां मिलती है? 3, सोम, जाखम और माही। सोम, जाखम और माही। और इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहां होता है? बेणेश्वर होता है। कहां होता है? बेणेश्वर। तो बेणेश्वर के बारे में जान लेते हैं। देखिए बेणेश्वर इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेणेश्वर कहां है? तो बेणेश्वर बांसवाड़ा में नहीं है, ये ध्यान। बी से बेणेश्वर, बी से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में नहीं है, ये ध्यान रखना। बेणेश्वर कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। जिला पूछे तो डूंगरपुर, तहसील पूछे तो आसपुर। कौन सी तहसील है? आसपुर। और प्रॉपर यहां पर गांव पूछे
तो नवाटपुरा गांव। कौन सा गांव है बताओ? नवाटपुरा गांव में। और ये कौन से लेवल में पूछा गया? त्रिवेणी संगम कहां होता है? सोमाई जाखम का, तो नवाटपुरा गांव में। ये तो धाम है, बेणेश्वर तो क्या है? धाम है। जिला पूछे तो डूंगर बेणेश्वर धाम, आपसे पूछा सकता है बेणेश्वर धाम। जैसे अजमेर में राजगढ़ गांव है, और राजगढ़ धाम में आपको पता है राजगढ़ गांव है, और वहां पर मसानिया भैरव धाम है। तो बेणेश्वर एक धाम है। ये किस गांव, किस जिले में? डूंगरपुर में। किस तहसील में? आसपुर। और किस गांव में? गांव पूछे तो नवाटपुरा गांव में। अब आपसे पूछेंगे बेणेश्वर धाम, यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। यहां पे क्या होता है? तीन नदियों का जब संगम होता है तो उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम किसका होता है? तो सोजा माही, ठीक है। माही यानी महेंद्र सिंह मूवी आई थी माही, ठीक है। और सोजा माही यानी जब माही दिन भर खेल कर आपको थक के आता तो उसकी पत्नी कहती है सोजा माही, ठीक है। तो सो से सोम, जा से जाकम और माई से माई। सोम, जाकम और माई, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहां होता है बताओ? बेणेश्वर में होता है। कहां होता है? बेणेश्वर में। इस बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? तो बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक थे वो है संत माऊजी। बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक है वो कौन है? संत माऊजी। कौन है बताओ? संत माऊजी। बेणेश्वर धाम क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है बताओ? यहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है बताओ? पूजा होती है। यहां पर न केवल नदियां पढ़ रहे हो बल्कि आर्ट एंड कल्चर का साथ साथ जो भी आ रहा है, बांध सभ्यताएं, वो सारा भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। अब आपसे बेणेश्वर मेला कब लगता है? आपको था घोटिया अंबा मेला, यदि आपको आता तो कमेंट बॉक्स में बताएं घोटिया अंबा मेला कहां पड़ता है। इसी प्रकार बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिए। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ये भी ध्यान रखें। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। तो बेणेश्वर के बारे में देख लीजिए, वापस देख लेते हैं। बेणेश्वर धाम कहां है? डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में है। अब आपसे बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर है, सोम, माही और जाखम, इसलिए यहां पर त्रिवेणी संगम भी होता है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत माऊजी है। यहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा। और बेणेश्वर में मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों को क्या कहा जाता है? कुंभ भी कहा जाता है। अब संत माऊजी के बारे में जान लेते हैं। आपके सिलेबस में संत और संप्रदाय, आपके सिलेबस में क्या बताओ? संत और संप्रदाय। तो संत माऊजी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही बेणेश्वर के क्या है? संस्थापक हैं। तो संत माऊजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, संत माऊजी ने एक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय। जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं है उसे बोलते हैं निष्कलंक संप्रदाय, ठीक है। तो संत माऊजी ने जो संप्रदाय चलाया, कौन सा चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और इनकी आदिवासी क्षेत्र में या वांगड़ क्षेत्र में कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा होती है। इनकी जो पूजा होती है कृष्ण के अवतार के रूप में क्या होती है? इनकी पूजा होती है। साथ ही संत माऊजी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एक गांव है साबला गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने तपस्या कहां की? ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बेणेश्वर में। इसलिए बेणेश्वर की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। लेकिन इनका जन्म पूछे तो साबला डूंगरपुर में हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन। अब देखिए, अछूतों का उद्धार करने के लिए, अछूत जो लोग होते हैं उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। कौन सा? लसाड़िया आंदोलन। एक लसाड़िया का पठार भी है। लसाड़िया का पठार कहां है? उदयपुर में, जैसलमेर झील के पास। लेकिन आपसे पूछेंगे लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत माऊजी ने चलाया। अब आपसे संत माऊजी के बारे में, संत माऊजी ने एक ग्रंथ भी लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट, संत माऊजी ने एक ग्रंथ लिखा था, उनका नाम था चोपड़ा। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? चोपड़ा। यह भी ध्यान रखें, संत माऊजी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम क्या बताओ? चोपड़ा। तो संत माऊजी के बारे में वापस देख लेते हैं। संत माऊजी, इनका जन्म कहां हुआ? साबला डूंगरपुर में। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय चलाया इन्होंने? निष्कलंक संप्रदाय चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया, ठीक है। कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। और इनके ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? चोपड़ा। अब देखिए, हमने बात की यहां पे बेणेश्वर तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? बेणेश्वर। अब ये नदी माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। अब ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई डूंगरपुर को क्रॉस करते हुए, डूंगरपुर को क्रॉस करते हुए गुजरात, डूंगरपुर सीमा किससे लगाता है? गुजरात से। अब ये चली जाती है गुजरात। कहां चली जाती है? देखो, ये एमपी से आई थी,
माही नदी कहां से आई थी? तो देख लीजिए, माही नदी एमपी से आई थी। एमपी के बाद कहां बहती है? राजस्थान में बहती है। एमपी के बाद कहां? राजस्थान में बहती है। और राजस्थान के बाद वापस कहां चली जाती है? गुजरात चली जाती है। कहां चली जाती है? गुजरात। और जब ये गुजरात में जाती है तो इस पे एक बांध बना हुआ है। माही नदी पर 3 बांध बने हुए। पहला बांध माही बजाज सागर बांध, दूसरा बांध कागदी पिकअप बांध, और तीसरा बांध है उस बांध का नाम, ये जो बांध है ये आपको कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। और ये कडाना बांध कहां है? गुजरात में। गुजरात तो राज्य हो गया और उसका एक जिला है महिसागर जिला। जैसे राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, वहां पर माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध बना है। इसी प्रकार गुजरात का एक जिला है महिसागर, वहां पर कडाना बांध है। कौन सा बांध है? कडाना बांध। तो कडाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। किस राज्य में? गुजरात। और गुजरात के कौन से जिले में? महिसागर में। उसके बाद ये माही नदी बहती हुई कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में गिरती है। अपना जल कहां ले जाती है? खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लीजिए। देखिए, ये सबसे पहले किस दिशा में बहती है? देखो, उत्तर दिशा में। किस दिशा में बह रही है? उत्तर दिशा में। उसके बाद किस दिशा में बह रही है? पश्चिम में। और उसके बाद वापस कहां? दक्षिण में। तो माही नदी ऐसी कौन सी नदी है जो अपने उद्गम स्थान से उत्तर में बहती हुई पश्चिम में बहती है, उसके बाद वापस दक्षिण में चली जाती है? तो माही नदी 4 दिशाओं में से 3 दिशाओं में बहती है। तो माही नदी उत्तर में बहती है, पश्चिम बहती है, दक्षिण बहती है। तो किस दिशा में नहीं बहती? पूर्व में नहीं बहती है। एक और क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में पुणे चली जाती है? तो देखिए, माही नदी राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है और वापस डूंगरपुर से होती हुई गुजरात चली जाती है। तो ये दक्षिण से आती है और वापस कहां चली जाती है? वापस दक्षिण में चली जाती है। तो दक्षिण से आती है और वापस दक्षिण में चली जाती है, उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। तो माही नदी राजस्थान में, माही नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही पुणे चल जाती है। तो किस आकृति में बहती है? उल्टे यू आकृति में। किस आकृति में बहती है? सीधा यू तो इस प्रकार होता है, उल्टे यू आकृति में, क्योंकि ये दक्षिण से आती है और दक्षिण में पुणे चली जाती है, तो उल्टे यू आकृति में बहती है। और आपको तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, ये मान लीजिए कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा को आते वक्त भी काटती है और जाते वक्त भी काटती है। तो कितनी बार काटती है बताओ? 2 बार। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तब आपका आंसर होगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और जब ये कर्क रेखा को काटती है तो देख लीजिए, इसकी आकृति किसके समान हो जाती है? ए के समान। जब ये कर्क रेखा को काटती है तो आकृति किसके समान हो जाती है? ए के समान हो जाती है। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखें। अब देखिए, माही नदी के बारे में देखा कि उल्टे यू आकृति में बहती है, ठीक है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में पुणे चली जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और काटते समय किसके समान? ए के समान आकृति बहती है, और अन्यथा ये उल्टे यू के समान बहती है। माही नदी सर्वाधिक जल ग्रहण किस जिले से करती है? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाला जिला है बांसवाड़ा। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। अब बात करें यदि माही नदी की, तो माही नदी 3 राज्यों में बहती है, एमपी, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात। तो कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। लेकिन माही परियोजना 2 राज्यों की है। माही परियोजना 2 राज्यों की है। जहां जहां पर बांध बने वहां की परियोजना है। तो एक तो माही परियोजना कहां की हो गई? माही परियोजना पर 2 बांध तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बने और एक गुजरात के महिसागर जिले में बना है। तो राजस्थान और गुजरात में ही बांध बने, एमपी में इस पर कोई बांध नहीं है। तो माही परियोजना 2 राज्यों की है, राजस्थान और गुजरात की। पेयजल में हिस्सेदारी 55% गुजरात को है, 45% राजस्थान को है। और आपसे पूछेंगे विद्युत में, और आपसे पूछेंगे विद्युत में 100% हिस्सेदारी राजस्थान की है। और माही परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। माही नदी पर कुल कितने बांध बने? तो माही नदी पर 3 बांध बने हैं, ठीक है। उसमें से राजस्थान में कितने? 2 है। 3 कौन से हैं? माही बजाज सागर बांध, कागदी पिक्का बांध और कडाना। इनमें से 2 तो राजस्थान में, लेकिन एक गुजरात में है। कहां बताओ? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? तो सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी किससे है? माही नदी से है। अब देखिए, माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से एकमात्र ऐसी सहायक नदी है इरू। कौन सी? इरू ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है, बाकी सभी नदियां बाद में आकर मिलती है।
और डूंगरपुर में माई नदी पर एक लोधीसर नाका बना हुआ है। कौन सा नाका बना है? लोधीसर नाका। तो डूंगरपुर में माई नदी पर कौन सा बताओ? लोधीसर नाका बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखें अच्छे से। तो माई नदी के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो हमने कवर किए हैं। अब माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो माई नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर है। कितनी है? 171। बाकी 3 राज्यों में बहती है, तो टोटल लंबाई 576 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 171 है। तो आज अपने माई नदी के बारे में पढ़ा, माई परियोजना के बारे में पढ़ा। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे माई की सहायक नदियां। माई की सहायक नदियां। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।